BTS जो कि एक साउथ कोरियन म्यूजिक बैंड है, एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है। BTS ने इंटरनेशनली मार्केट को कैप्चर किया है और इतनी इनॉर्मस सक्सेस इन्हें मिली है इनके फैंस की वजह से, जिन्हें आर्मी कह के बुलाया जाता है, जो इन्हें इमेंस सपोर्ट देते हैं। लेकिन एक्चुअल में इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, चलिए जानते हैं। BTS जिसे बैंगटन बॉयज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। BTS बैंड बिग हिट एंटरटेनमेंट एजेंसी के अंडर आता है और आइडल ग्रुप्स जैसे कि BTS को प्रोडक्ट्स कंसीडर किया जाता है जो ये एजेंसीज प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि ये बड़ी कंपनियां जैसे कि बिग हिट एंटरटेनमेंट ऐसे बैंड्स को अपने अंडर रखती हैं जो कि इन एजेंसीज के प्रोडक्ट होते हैं। इन एजेंसीज का मॉडल K-पॉप इंडस्ट्री में काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये एक एजेंसी ही सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आर्टिस्ट के लिए, जैसे कि कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, रिकॉर्ड लेबल, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। ये कॉम्प्रहेंसिव 360 डिग्री अप्रोच काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन एजेंसीज के लिए, जो एक आर्टिस्ट का करियर कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकती हैं। और K-पॉप इंडस्ट्री के लिए भी ये एजेंसीज हज़ारों यंगस्टर्स का ऑडिशन लेती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं ताकि उन्हें एक आइडल में मोल्ड किया जा सके जिसे फैन उन्हें पसंद करें, उनकी आवाज़ के लिए, डांस मूव्स के लिए और उनकी गॉड लाइक इमेजेस ऑफ परफेक्शन के लिए। ये ट्रेनिंग सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग तक लिमिटेड नहीं है। एक सक्सेसफुल आइडल बनने के लिए ट्रेनीज को एक्सटेंसिव बिहेवियर ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, पब्लिक बिहेवियर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन लेट 2000s में म्यूजिक की सेल्स डिक्लाइन होने लगी स्ट्रीमिंग के चलते। यानी कि 90s के दशक में लोग अक्सर कैसेटें खरीदा करते थे म्यूजिक सुनने के लिए, लेकिन 2000 में जब से स्ट्रीमिंग की शुरुआत हुई तब से धीरे धीरे करके इन कैसेटों की, इन सीडीओ की बिक्री कम होने लगी, जिसके चलते इस ट्रेनिंग सिस्टम को और एक्सपांड करने की ज़रूरत पड़ गई। और अब इस ट्रेनिंग सिस्टम में एक्टिंग और मॉडलिंग भी शामिल हो गई ताकि अब ग्लोबल स्केल पर लोग K-ड्रामास देखें और उन्हें सिग्निफिकेंट कमर्शियल एंडोर्समेंट मिले। लेकिन इस रिगरस ट्रेनिंग के लिए बहुत लोग बड़ी उम्मीद के साथ इसे ज्वाइन करते हैं कि उन्हें चांस मिलेगा एज एन आइडल डेब्यू करने का। लेकिन दोस्तों, ये चांस बहुत कम है, सिर्फ 10 में से किसी एक को ही ये चांस मिलता है। पर दोस्तों, अचानक से K-पॉप म्यूजिक और K-ड्रामा का फीवर लोगों को नहीं चढ़ा। इन इंडस्ट्रीज को ग्लोबली फेमस होने के लिए काफी समय लगा और उसके साथ ही इसका बिजनेस मॉडल भी चेंज होता गया। तो दोस्तों, K-पॉप इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी टेलीविजन के दौर में, यानी कोरिया की मॉडर्न म्यूजिक इंडस्ट्री तब ग्रो हुई जब टीवी एक मीडियम बना लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए, अनलाइक दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्रीज जो फोनोग्राफ और रेडियो की एज में एडवांस हुई। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था K-पॉप इंडस्ट्री के लिए और इसी की वजह से K-पॉप इंडस्ट्री दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्रीज से अलग है। K-पॉप इंडस्ट्री की शुरुआत होती है 90s में, लेकिन K-पॉप इंडस्ट्री ने अपनी इंटरनेशनल सक्सेस को प्रायोरिटी दी ओवर डोमेस्टिक मार्केट ऑफ साउथ कोरिया। इसका कारण था कि म्यूजिक सेल्स पर काफ़ी लो प्रॉफिट होता है साउथ कोरिया में। इस लो प्रॉफिट की वजह साउथ कोरिया के सिर्फ 51 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से K-पॉप इंडस्ट्री को इकोनॉमिकली वायबल होने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना होगा। यानी कि अगर K-पॉप इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल होना है तो उन्हें फॉरेन मार्केट्स में कम्पीट करना नेसेसरी है ताकि K-पॉप इंडस्ट्री की इकोनॉमिक वायबिलिटी बनी रहे। कोरियन एक्ट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं फॉरेन मार्केट से कंपेयर टू डोमेस्टिक सेल्स, जिससे कि उन्हें 8 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। K-पॉप एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हलैयू मूवमेंट का, जिसे कोरियन वेव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई हाई क्वालिटी टीवी सीरीज और मूवीज़ के साथ, जो इनिशियली एशियन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा था, जैसे कि जापान और चाइना। यह हलैयू फिनोमेना कोरियन कल्चर के कई एस्पेक्ट्स को एनकम्पास करता है, जैसे एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, क्यूसाइन, जो ग्लोबली लोगों को इन्फ्लुएंस करें। K-पॉप इंडस्ट्री में ग्लोबल इन्फ्लुएंस अचीव करने के लिए आइडल्स को काफ़ी तरह की लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे कि एक्सो ग्रुप जो एक सब यूनिट की तरह काम करता है, एक्सो के जो कोरिया में गाना रिलीज़ करेगा,
और एक्सो एम जो मैंडेरियन में रिलीज़ करते हैं। ब्लैक पिंक जो कि एक गर्ल बैंड है साउथ कोरिया का, इसमें भी 3 मेंबर्स जेनी, रोज और लीसा फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जो कि इस बैंड को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। के पॉप, जिसे कोरिया में मोर एक्यूरेटली आइडल म्यूज़िक कहा जाता है, जो एक स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मेन फोकस है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, जिसके चलते के पॉप इंडस्ट्री इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं हो सकती बिना ग्लोबली एक्सपांड करे। लेकिन दोस्तों, BTS ने एक्सेसिव सक्सेस अचीव की इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी, बिना कोई लोकलाइजेशन टैक्टिक्स के, जहां दूसरे ग्रुप्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस आना और इंटरनेशनल बैकग्राउंड वाले आइडल्स को प्रायोरिटी मिलती है, वहीं BTS में सारे मेंबर्स कोरियन हैं और ज़्यादातर ये लोग सिर्फ कोरियन में ही गाते हैं, बिना कोई भी गाना कंप्लीट इंग्लिश में रिलीज़ किए। और दोस्तों, BTS ने स्ट्रैटेजिकली जापानीज़ मार्केट को टारगेट किया, क्योंकि जापानीज़ मार्केट वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट म्यूज़िक मार्केट है US के बाद। इसे अचीव करने के लिए BTS ने अपने पूरे एल्बम्स जापानीज़ में रिलीज़ किए, जैसे कि BTS का लेटेस्ट जापानीज़ एल्बम मैप ऑफ द सोल 7 द जर्नी ने 5 लाख एल्बम्स की सेल की अपने रिलीज़ के पहले हफ्ते के अंदर। लेकिन अनलाइक जापान, जहाँ पे के पॉप इंडस्ट्री इतनी फेमस है, चाइना में के पॉप इंडस्ट्री काफ़ी चैलेंजेस फेस करती है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी पॉलिटिकल टेंशन्स हैं। लेकिन फिर भी चाइनीज़ ऑडियंस को के पॉप ने कैप्चर करके रखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के चलते। आइडल्स के पॉप इंडस्ट्री में ऑफन एक पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री है। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी आइडल्स फैन सर्विसेज के थ्रू ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, जिसके चलते उनकी इमेज और एनहांस हो जाए। फैन सर्विस के पॉप इंडस्ट्री में इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती है ताकि फैंस को आइडल से क्लोजनेस फील कराई जाए, और ये ऑफन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे फैन कैफेज और सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है। लेकिन ब्रॉडर स्कोप में के पॉप के प्रोडक्ट में म्यूज़िक सिर्फ एक एस्पेक्ट है, बल्कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स जैसे पेड अपीयरेंसेस, एंडोर्समेंट्स, मर्चेंडाइजिंग और लाइसेंसिंग सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एंटरटेनमेंट कंपनीज को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए। ऑफलाइन फैन मीटिंग्स में आइडल्स डायरेक्टली फैन के साथ 1-on-1 इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि हैंडशेक्स और हग्स के ज़रिए। कई एजेंसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियरल बैन्स लगाती हैं आइडल्स पर, जैसे कि स्ट्रिक्ट बैन लगाना डेटिंग पर, ताकि एक रोमांटिक पार्टनर की इमेज को प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट अपनी लीनियंट अप्रोच के लिए जाना जाता है, जहां टिपिकली बिहेवियरल बैन्स नहीं लगाए जाते, जैसे कि डेटिंग्स पर। फिर भी इन फैंटेसी इमेजेस को प्रिजर्व करने के लिए आइडल्स की रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा जाता है, जब तक वो खुद इसे रिवील ना करे पब्लिकली। के पॉप सिर्फ एक म्यूजिकल जीनर नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है म्यूजिक, विजुअल्स, कोरियोग्राफी, सोशल मीडिया और रियल लाइफ कंटेंट का। BTS ने ग्लोबली म्यूजिक को रीडिफाइन किया है और के पॉप को ग्लोबली फेमस। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप BTS के फ़ैन हैं या नहीं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।